हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। जिसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन है वो काम होता है राज्य सरकार का, यानी राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराने का काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो जो राज्य होता है वहां पे राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्यपाल के शासन से। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पे राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन चलाता है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल मुख्य होता है, तो उसी के द्वारा राज्यपाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356, यानी अनुच्छेद 356 के साथ ही राष्ट्रपति राज्यों में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। तो जो भारतीय संविधान है वो राज्यपाल को हटाने का कोई भी उसमें प्रावधान नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से पद से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो जो अगर हम कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं तो या तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, या फिर अगर राष्ट्रपति स्वयं चाहे त्याग पत्र देना, उस स्थिति में ही हम उसको पद से हटा सकते हैं। अदरवाइज राष्ट्रपति के पद को उसे के पद से नहीं हटाया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है, मतलब ये डायरेक्ट जनता द्वारा ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने के पहले होती है और राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त होता है। तो जो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन है ये केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त होता है, अदर किसी को प्राप्त नहीं है। हमारा अगला और 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या फिर इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालता है, या फिर उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह की होती है, तो 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन इससे अधिक समय नहीं दिया जाता है। इस 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा करवाना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया या स्वीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा में स्वीकार किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। प्रस्तावना यानी आपको पता होगा भारतीय संविधान की कुंजी कही जाती है ना, जिसमें संपूर्ण निचोड़ होता है हमारे संविधान का। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। मतलब कहा जाए तो भारतीय संविधान सभा में जो संविधान बनाया गया था उसके लिए स्वयं को समर्पित करने की बात कही गई और उसको स्वीकार करने की बात कही गई। हमारा अगला प्रश्न है कि बिक्री कर कौन लगाता है। तो जो राज्य सरकार है वो बिक्री कर लगाने का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है, वही उसकी अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो जो लोकसभा है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए हमेशा से उत्तरदायी रहती है, उसके कार्यों को कहना उसका प्रमुख का उत्तरदायित्व होता है। फिर अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है, 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की आयु, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है।
तो इसका आंसर है कि यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी संसद चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन कर सकती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो 65 वर्ष इसकी आयु होती है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु में जज जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी सेवानिवृत्ति या उनको रिटायर होना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है, जो कि अब हट चुका है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो उस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह देता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अवित्तीय विधेयक जो है उसको राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है। तो सिर्फ एक बार ही राष्ट्रपति जो है वो अवित्तीय विधेयक को लौटा सकता है, दोबारा उसको स्वीकृत करना पड़ता है या फिर उस पर विचार विमर्श करता है वो। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है या प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना करने की बात की गई है, किसी भी भारत का कोई भी एक राज धर्म नहीं होगा, इसकी बात कही गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो जो 61वां संवैधानिक संशोधन बिल है उसके अंतर्गत 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके ही उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है बिना बहुमत के। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो अकेली संसद द्वारा ही भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर है 85, यानी अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, है ना, और 26 नवंबर को इसे स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश का क्या उद्देश्य है। तो जो भारत में के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसा कि आपको पता है कि वो राज्यों के लिए होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के काम के लिए होते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे प्रत्येक राज्य अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है। तो 1919 में इसे पारित किया गया था, 1919 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। तो 1909 में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी जो यूपीएससी के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं संघ लोक सेवा आयोग के, तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो जो 56वां संवैधानिक संशोधन था उसके अंतर्गत गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक प्रतिवर्ष जो है सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक प्रतिवर्ष जो सर्वे है वो वित्त मंत्रालय ही प्रकाशित करने का काम करता है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों को जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या में भेजता है वह कौन सा है। तो महाराष्ट्र जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग में निर्वाचित सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या में उनको भेजता है। अगला प्रश्न हमारा कि वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है।
तो लोकसभा और राज्यसभा जो है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसे उपराष्ट्रपति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो जो भू राजस्व है वो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो जब संसद का सत्र शुरू होता है तभी लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है। तो जो तृतीय सेक्टर है इससे ही सबसे बड़ा भाग राष्ट्रीय आय का प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि संसद के दोनों सदन का साथ साथ बैठक जो है क्या होता है उसमें। तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं होते हैं तभी दोनों सदन की साथ साथ बैठक होती है उस पर विचार विमर्श करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है। तो भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम जो है वो इंडिया रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान जो है हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है। तो 3 किस्म की जो इमरजेंसी है उसकी शाखाएं मौजूद हैं भारत में संविधान में। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान जो है हिंद में कितने किस्म फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा सबसे विस्तृत संविधान है और कठोर और लचीला संविधान, सभी संविधानों का उसमें सम्मिश्रण है, इसलिए कहा जाए तो सबसे अलग है, सबसे व्यापक है और सबसे अच्छा संविधान है भारत का, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जैसे वित्त आपातकाल हो गया या बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो गया, है ना, इस तरह से, या फिर आर्थिक आपातकाल। इन 3 स्थितियों में ही आपातकाल लगाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। हमारा अगला और सबसे आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है, ये क्या है कि जो भारतीय संविधान है उसमें वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराने का अधिकार किसको होता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। और अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो उस परिस्थिति में हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, न्यायिक होते हैं, इसलिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।